हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। लास्ट क्लास में हम लोग ने साइंस 1 के सम्स किए थे और सम्स करने के बाद न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट जो उसका एक्सरसाइज का है वो बाकी है। हम लोग ना उसको कोई एक संडे के दिन रिकॉर्ड करके एक ही लेक्चर में पूरे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर हम लोग कवर करके कर लेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने साइंस 2 के फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये आज के लेक्चर में हम लोग मेन 3 पार्ट करने वाले, विच इज़ हेरिडिटी, डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। हेरिडिटी क्या होता है आप लोग ने नोटिस किया रहेगा ना, हम लोग के कैरेक्टर्स कुछ हमारे मम्मी पापा से मैच करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना हमारे जीन्स सेम है, हम लोग के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम है। अब वो क्या होता है ना, उसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। हेरिडिटी ये वर्ड का मतलब होता है ट्रांसफर of genetic material from one generation to another। अब ये जो है इसको अच्छे से समझते हैं, इसको तोड़ के समझते हैं। फर्स्ट चीज ट्रांसफर मतलब किसी चीज का ट्रांसफर हो रहा है। सिंपल, किस चीज का ट्रांसफर हो रहा है? जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर जीन्स होता है, एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर जीन्स होता है। हम लोग ने डीएनए के बारे में सुना है ना, डीएनए एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम लोग आगे डीप में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू रखना है कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर जीन का इंफॉर्मेशन है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो जेनेटिक के लिए इंपॉर्टेंट है। वो जेनेटिक मटेरियल का जो इंफॉर्मेशन है उसका ट्रांसफर कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर रहा है? फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करना। किसका? जेनेटिक मटेरियल का। उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। जैसे हम लोग के मम्मी पापा ने ट्रांसफर किया जीन्स हम लोग को, तो वो भी एक टाइप का हेरिडिटी है। ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम उनके जनरेशन टू हमारे जनरेशन, विच इज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसको क्या बोला जाता है? हेरिडिटी। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना, उसमें से इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए। अभी डीएनए क्या होता है सर? डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये इसका फुल फॉर्म है। डीएनए उसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी डीएनए का ना स्ट्रक्चर आपने देखा रहेगा बहुत जगह, मूवीज वगैरह पे बहुत कॉमनली दिखाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? ऐसा 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 कुछ तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये जो एक मैंने ऐसे ऐसे बनाया ना, इसको बोलते हैं हेलिक्स। इसको बोलते हैं हम लोग हेलिक्स। इसके लिए डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स। इसमें 2 है ना, एक तो ऐसा ऐसा है, एक तो ऐसा ऐसा। इसके लिए इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स। अब क्या डीएनए सिर्फ डबल हेलिक्स होता है क्या? नहीं, इसके अंदर ना कुछ तो चीज होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। इसके अंदर ना ऐसे छोटे छोटे कुछ तो चीज होता है जो जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ना कैरी करता है। ऐसे नीचे पूरा कैरी ऑन होता रहता। अब ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, या जिनका दूसरा नाम है कोडॉन्स। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे याद रखने का? ऐसा रखने का, टाइल्स रहता है ना बिल्डिंग जो घर का टाइल्स रहता है वो क्या होता है? बेस होता है। वैसे न्यूक्लियोटाइड इज बेस ऑफ डीएनए। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड इज बेस ऑफ डीएनए। एक ऐसा बेस है जिसके ऊपर डीएनए रोल आउट करता है। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या करता है? ये सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने पास जमा करके रखता है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है इनको कोडॉन्स भी बोला जाता है। इनका दूसरा नाम है, ये न्यूक्लियोटाइड कोडॉन एक ही नहीं है। न्यूक्लियोटाइड का दूसरा नाम है कोडॉन। अब कोडॉन क्या होता है? कोड पता है ना, कोड, किसी चीज को कोई कोड दिया जाता है। तो जब न्यूक्लियोटाइड को हम लोग एक कोड दे देते थे, जैसे हर एक न्यूक्लियोटाइड, ऐसे 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, हर न्यूक्लियोटाइड के लिए अलग अलग कोड दिया गया। तो वो कोड के हिसाब से हम लोग उसको क्या बुलाते हैं, कोडॉन। मैंने ये हेलिक्स वाला पार्ट रब कर देता हूँ।
अब ये जो कोडॉन होता है ना, ये जो कोडॉन, ये मेजरली चार टाइप के होते हैं। एक होता है A, T, C, G। A stands for adenine, T stands for thymine, C stands for cytosine और G stands for guanine। ये मेजर चार क्या होते हैं, कोडॉन्स होते हैं। एक और कोडॉन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यू सेल, इसका नाम है यूरासिल। अब मैंने इसको अलग कलर से क्यों लिखा, ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। ये चारों चीज हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, डीएनए। तो ये कहाँ पे आएगा सर, सीखेंगे आराम से, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है ये पेयर बनाते हैं और एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है या जिसको हम लोग कोडॉन्स बोल सकते हैं, ATGC, ये ना अपने अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। लेकिन अगर इसको ध्यान से देखोगे ना तो आप लोग देखोगे 1 2 ऐसे पेयर्स में रहते हैं। अब इनका पेयरिंग करने का ना एक पैटर्न है, वो समझ लो। पैटर्न क्या है पता है क्या, A हमेशा पेयर करेगा T से और T हमेशा पेयर करेगा A से। A कभी C और G से पेयर नहीं करता, A सिर्फ T से करेगा, T सिर्फ A से करेगा। सिमिलरली C सिर्फ G से पेयर करेगा और G सिर्फ C से पेयर करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे A लिखता तो इसके आगे 100% A का पेयरिंग विच इज T आएगा। अगर यहाँ पे मैं G लिखता तो इसका 100% पेयरिंग कौन आएगा, C। तो ये पेयरिंग भी होती है, याद रखना है, पेयरिंग होती है। किसकी ATGC, इनका अलग अलग पेयरिंग होता है। अब ये पेयरिंग बन के एक डीएनए बनता है, जो डीएनए को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोटाइड क्या रखता है अपने पास, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये जो कोडॉन्स हैं इनको बोला जाता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और यही इंफॉर्मेशन कैरी करने वाले को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। और इसका ही ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, अब ये जो डीएनए इसका स्ट्रक्चर आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ चीज़ है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको और फ्रीक्वेंटली अगर नोट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सेकेंड चीज़ आप लोग इसको नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। डीएनए वाला पार्ट हम लोग ने अच्छे से रिव्यू कर लिया। हेरिडिटी हम लोग ने शॉर्ट में पढ़ लिया। हेरिडिटी को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ आता है प्रोटीन सिंथेसिस। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस से। A few moments later. चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब अपना लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सबने सुना है, प्रोटीन विटामिन ये सब तो सुनते रहता है। अभी जो प्रोटीन होता है ना उसको बनाते कैसे है। सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, किसी चीज को बनाना। तो प्रोटीन को कैसे बनाते हैं और प्रोटीन बनाता कौन है। प्रोटीन बनाता है आरएनए। सर आपने तो आरएनए सिखाया ही नहीं, आरएनए का स्ट्रक्चर दिखाया ही नहीं। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हम लोग आरएनए का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने सिर्फ डीएनए का किया क्योंकि इंट्रोडक्शन में आरएनए अलग से पढ़ाने से अच्छा मैं आपको उसके फंक्शन के साथ प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ा दूँ, विच इज़ मोर बेटर। अच्छा, अब प्रोटीन सिंथेसिस में मेजरली ना 3 स्टेप होते हैं, मेजर 3 स्टेप होते हैं। अब वो स्टेप होता क्या है, ध्यान से सुनो। एक होता है फर्स्ट स्टेप जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर आता है सेकेंड प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। और एक होता है थर्ड प्रोसेस जिसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तीनों नाम याद करने इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन और होता है ट्रांसलोकेशन। 3 टाइप के। अब प्रोटीन कहाँ बनता है सर। प्रोटीन ना सेल के अंदर बनता है, बराबर। अब सेल के अंदर कहाँ बनता है, मेजर जो एक सेल होता है ना उसमें 2 पार्ट होते हैं। सेल के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है साइटोप्लाज्म। अब जो डीएनए है ना वो मिलता है न्यूक्लियस के अंदर। सर हमें तो आरएनए चाहिए, डीएनए के बारे में क्यों बात कर रहे हो।
अब प्रोटीन सिंथेसिस का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत कंट्रोवर्शियल लाइन है, मतलब लोगों को समझ में नहीं आता जल्दी। चलो समझने की कोशिश करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसे है और कौन करता है, ठीक है। द प्रोसेस इज डन बाय RNA with the help of DNA। प्रोटीन सिंथेसिस करता कौन है? RNA, बट उसकी मदद कौन करता है? DNA। अब ये पार्ट ना बच्चे लोग को नहीं समझ में आती। देखो मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल घर पे खाना बन रहा है, ठीक है, घर पे खाना बन रहा है, मम्मी मेरी खाना बना रही है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सब्जियाँ काट के दे रहा हूँ। तो क्या मैं खाना बना रहा हूँ? क्या नहीं, बट मैं क्या कर रहा हूँ, खाने बनाने में हेल्प कर रहा हूँ। वैसे ही प्रोटीन बनाता कौन है? RNA, बट किसके हेल्प से बनाता है? DNA। सुनो, प्रोटीन बनाता कौन है? RNA, किसके हेल्प से बनाता है? DNA। अब क्या होता है, DNA होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, DNA होता है न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर जो DNA है उसकी क्या ज़रूरत? अब एक बात सुन, जो RNA होता है ना उसके पास कुछ जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। सर आपने तो बोला ना कि जेनेटिक मटेरियल में RNA भी आता है। सुनो मेरी बात सुन, इनिशियली RNA के पास कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। वो क्या करता है, वो DNA का कॉपी करता है, उसके पास कुछ नहीं होता। जैसे मैं हूँ, मेरे पास कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, बट मेरा एक फ्रेंड है जिसके पास जेनेटिक मटेरियल है, तो मैं क्या बोलता हूँ, अरे मैं तेरा कॉपी कर लेता हूँ। मतलब मैंने क्या किया, उसका हेल्प लिया, हेल्प करके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी कर लिया, बराबर। अब कॉपी करने के लिए मेरे को मेरे दोस्त के पास जाना पड़ेगा, उसको अप्रोच करना पड़ेगा। सेम क्या होता है, जो RNA होता है, जो RNA होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म में। अगर इसको कॉपी करना है तो उसको DNA से कॉपी करना है। DNA कहाँ पे है? न्यूक्लियस में। तो पहले इसको जाना पड़ता है न्यूक्लियस में। अब ये जो RNA है न्यूक्लियस में जाके करता क्या? न्यूक्लियस में ना DNA होता है, बराबर, हम लोगों ने पढ़ा न्यूक्लियस में DNA होता है। न्यूक्लियस में ना समझो एक DNA, अगर मैं एक पार्ट को थोड़ा जूम करके देखूं, अभी मैंने अंदर का नहीं बना, अंदर का ऐसे दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिख रहा है, एक ऐसा DNA का बीच वाला पार्ट मैंने जूम करके दिखाया। अब इसमें क्या होंगे, सेम न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। सिर्फ 3 होते हैं क्या? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं फिगर में 3 बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें ना नेमिंग होता है, जैसे कोडॉन्स, याद है ना कोडॉन्स, सेम। जैसे समझो इधर A है तो यहाँ पे क्या होगा? T, क्योंकि उसका पेयरिंग क्या था? T। समझो यहाँ पे G है तो यहाँ पे होगा C, यहाँ पे A है तो यहाँ पे क्या होगा? T। ऐसा पेयरिंग होता है। अब ये जो पेयरिंग होने के बाद ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, अब क्या होता है, ये 2 स्ट्रैंड है, बराबर, हम लोगों ने पढ़ा ना डबल हेलिक्स, तो एक धागे को स्ट्रैंड बोलते हैं। ऐसे इसमें 2 धागे, बट हम लोग को ना कॉपी करने के लिए ना कोई भी एक धागा चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्ट्रैंड है इसके बीच में से ना एक नया स्ट्रैंड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं mRNA का स्ट्रैंड। ये जो RNA है ये RNA का स्ट्रैंड है, बट RNA में कौन सा RNA? mRNA। mRNA का फुल फॉर्म है मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA, मैसेंजर का मतलब क्या होता है? खबरी। खबरी क्या करता है, एक जगह से खबर लेता है, कॉपी करके दूसरी जगह पे जाके खबर दे देता है। सेम क्या करता है, मैसेंजर RNA जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी करता है और कॉपी करके दूसरे जगह पे दे दे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैसेंजर RNA। अब मैसेंजर RNA क्या करता है, कॉपी करेगा क्या? जेनेटिक मटेरियल जो कि है कोडॉन्स। अब कोडॉन्स को कैसे कॉपी करता है, उनका ना एंटी कोडॉन बनाता है। एंटी कोडॉन मतलब उनका ऑपोजिट पेयर बनाता है। लेकिन अब आता है ट्विस्ट, जो हम लोगों ने यू पढ़ा था ना, यू हम लोग को नॉर्मली पता है ATGC ऐसी पेयरिंग होती है, बट इन RNA का स्टैंड ये जो T होता है दैट इज रिप्लेस्ड बाय U। तो इस बार पेयरिंग क्या होगी, A के साथ U, G के साथ C, समझा, ये वाला पेयरिंग होगा। तो दिस वाला पेयरिंग इज फॉर DNA और दिस वाला पेयरिंग इज फॉर RNA। अब ये जो 2 टाइप है इसके हिसाब से इसका पेयरिंग बनता है। चलो बनाते हैं।
मैं क्या करूँगा, इधर 3 नए न्यूक्लियोटाइड बनाऊंगा जो इसका एंटी कोडॉन होंगे, ठीक है। अब 3 में फर्स्ट टी है, टी मतलब इनडायरेक्टली यू समझ सकते हैं, टी को यू समझ सकते हैं, तो यू का ऑपोजिट ए, तो टी का ऑपोजिट ए, बराबर। ए का ऑपोजिट, ए का ऑपोजिट, देखो ए का ऑपोजिट क्या है, यू। अब मैं ना टी नहीं लिखूंगा क्योंकि ये कौन सा स्टैंड है, आरएनए का, तो यहाँ पे अंदर में लिखूंगा यू, इसको भी ग्रीन पेन से लिख देता, ए यू, और लास्ट जी का तो सी ही है, जी वाले इसमें पार्ट में टेंशन नहीं है। मेन क्या प्रॉब्लम है, जो टी था उसको रिप्लेस कर देना यू से, बस और कुछ नहीं। आरएनए का स्टैंड बन गया, अब स्टैंड बन गया तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके मेरे को आगे भी तो प्रोसेस बढ़ाना है, बट ना आगे का प्रोसेस ना न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता। तो अब ये जैसे गया था वैसे ही रिटर्न आ जाएगा, इसके लिए इसको बोलते हैं मैसेंजर। मैंने बोला ना, जाएगा, इन्फॉर्मेशन कॉपी करेगा और कॉपी करने के बाद वापस आ गया। देखो इसने हेल्प किसकी ली, डीएनए की, तो विद द हेल्प ऑफ डीएनए वो गया, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी किया, बट आगे का काम कौन करेगा, आरएनए ही करने वाला, आरएनए ही प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। अब देखो ये जो है ये वापस जाता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, ये अब रिटर्न बैक आ जाएगा, ठीक है। अब एमआरएनए आया, ठीक है, एमआरएनए आया किधर, साइटोप्लाज्म में, विथ व्हाट, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, इसका जो कॉपी था, कॉपी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो इसने कॉपी किया एमआरएनए ने, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, बोल सकते हैं कॉपी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। उसको क्या बोला, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ना ये पार्ट पे खत्म हो गया, ये पार्ट पे खत्म हो गया। वो पार्ट को कंप्लीट करने के लिए ये लिखा था, तो इसको अलग मत समझो, ये भी इसका ही पार्ट है। अब ये पार्ट एक बार ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने के बाद अब क्या होता है, अब सेम ये जो एमआरएनए का धागा बनाया ना, ये आगे आएगा। आगे सिर्फ 3 ही होते क्या, नहीं, ऐसे बहुत सारे कोड्स होते हैं, तो बहुत सारे कोड्स वो कॉपी करेगा और कॉपी करके वापस कहाँ पे आएगा, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में आने के बाद क्या होता है ना, समझो ये नॉर्मल स्टैंड है, ठीक है, ये एमआरएनए, ठीक है, दिस इज एमआरएनए। एमआरएनए आया, क्या लेके आया, कोड्स लेके आया। कौन कौन से कोड्स, 3 कोड्स लेके आया था। और इन कोड्स को ना मैंने एक स्पेशल वर्ड बोला है, याद रखना, ठीक है। ये जो कोड्स है, दिस आर कॉल्ड एज एंटी कोडॉन, एंटी कोडॉन, याद रखना, एंटी कोडॉन, क्योंकि वो ऑपोजिट है, जो भी कोडॉन था उसका ऑपोजिट है, तो दिस इज कॉल्ड एज एंटी कोडॉन। ये जो एंटी कोडॉन बने हैं इसके अंदर कौन कौन से थे, ए, यू और सी लिख देते हैं, ए, यू और सी, ये जो 3 एंटी कोडॉन आए हैं। अब ना एक नया आरएनए आता है जिसका नाम है टीआरएनए। ध्यान से सुनो, टीआरएनए। टीआरएनए क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका शेप टी जैसा होता है, देखो ऐसा टी जैसा होता है, और इसके इधर ना एक अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का एक गोला होता है, ठीक है। अब ये जो टीआरएनए है ना, इसके नीचे ना ऐसे 3 न्यूक्लियोटाइड लगे रहते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, कोडॉन, जो अभी हम लोग ने पढ़ा। अब ये कोडॉन ना इसके साथ मैच करता है। ए का ऑपोजिट क्या होना चाहिए था, ए का ऑपोजिट यू होना चाहिए था, तो ए का ऑपोजिट यू, यू का ऑपोजिट ए और सी का ऑपोजिट जी। अब ये जब ऑपोजिट आता है, ये ऑपोजिट वाला इसके ऊपर मैच करता है, ऐसे समझो 3 नीचे ऐसे, ठीक है, 3 नीचे से कोडॉन्स है, ठीक है, ऐसे 3 अलग अलग कलर के, ठीक है, 3 कोडॉन्स है, इस पे ना एक टी आएगा, ठीक है, एक टी आएगा, ऐसा मैच करेगा, और जैसे ही मैच करेगा ना, ये जो अमाइनो एसिड है ना यहाँ से निकल जाएगा। जैसे ही ये इसके साथ मैच कर जाएगा, ये अमाइनो एसिड यहाँ से निकल जाएगा। अच्छा, ऐसे सिर्फ एक टीआरएनए होता है क्या, नहीं, ऐसे बहुत सारे टीआरएनए होते हैं। अब ये टीआरएनए क्या होता है सर, टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। अब ये टीआरएनए कर क्या रहा है, देखो काम भी देखो, ये ट्रांसफर कर रहा है, क्या, जो कोड्स थे उसको ट्रांसफर कर रहा है, और ट्रांसफर करके अमाइनो एसिड को बाहर निकाल रहा है, तो इसका नाम है ट्रांसफर लोकेशन और ट्रांसफर आरएनए। अब ये जो प्रोसेस है इसमें क्या कर रहा है, ये इनडायरेक्टली उसको ऑपोजिट ढूंढ रहा है, ठीक है। जैसे नॉर्मली मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ,
तो इंग्लिश का ऑपोजिट करके वो ट्रांसलेट करके इंग्लिश कर रहा है, इंग्लिश का जैसे ऑपोजिट करके हिंदी कर रहा है। एक एग्जांपल लेता है, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, कोई ट्रांसलेट करके उसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये लेके क्या आया था, इसका कोड, ठीक है, इसका कोड का ऑपोजिट, अभी इसको ट्रांसलेट करके वापस से ऑपोजिट कर रहा है, वापस से ऑपोजिट कर रहा है। इसीलिए ये प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर tRNA आता है, पेयर बनाता है, पेयर बना के अमीनो एसिड निकालता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। अब ये प्रोसेस में जो अमीनो एसिड निकला है उसका क्या होगा, ये अमीनो एसिड एक नहीं निकलेगा, ऐसे बहुत सारे tRNA आएंगे, इसके पीछे भी एक tRNA आएगा जो वापस से 3 को करेगा, फिर वापस से एक tRNA आएगा जो 3 को करेगा। अब 3 को कर रहा है, इसके लिए उसको एक स्पेशल नाम दिया है, ये जो 3 कर रहा है इसको एक स्पेशल नाम दिया है, इसको बोला है ट्रिपलेट कोडॉन। कोडॉन का मतलब पता है, कोड्स, और ट्रिपलेट क्यों, 3 के जोड़ी में आ रहा है, तो इसको बोला जाता है ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन लेके आता है, पेयर बनाता है, अमीनो एसिड निकालता है। अब ये जो अमीनो एसिड निकला है ना, ये अमीनो एसिड चेन बनाता है, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड निकलेंगे बहुत सारे tRNA से, तो वो सब चेन बनाएंगे, और सारे चेन, दिस इज व्हाट, चेन ऑफ अमीनो एसिड, और चेन ऑफ अमीनो एसिड इज नथिंग बट प्रोटीन। चेन ऑफ अमीनो एसिड को ही क्या बोला जाता है, प्रोटीन बोला जाता है। अब ये जो प्रोटीन बन गया है इसको हम लोग यूज़ करते हैं, और यूज़ करके हमारे बॉडी के अंदर ही प्रोटीन बन रहा है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी मिलता है, ठीक है, अलग अलग फंक्शन होता है प्रोटीन्स का, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो ये प्रोटीन बनाना एसेंशियल है। सर तीसरा प्रोसेस तो दिखा ही नहीं मेरे को। अब देखो ये जो tRNA है इसके ऊपर बैठ गया, अब ये अमीनो एसिड निकल गया, बट ये तो बैठा हुआ है ना, इसको उठाने वाला कोई चाहिए, तो उसके लिए आता है लास्ट में एक राइबोसोम जिसको बोलते हैं rRNA। rRNA का मतलब होता है राइबोसोमल RNA। राइबोसोमल RNA क्या करता है पता है, देख तूने अमीनो एसिड निकाल दिया, तेरा कुछ काम नहीं, अभी काम कर तो चला जा, तो इनडायरेक्टली वो निकालता है किसको, एम्प्टी पेयर्स ऑफ tRNA को निकालता है। और ये निकालते टाइम पे ये ऐसा पूरा मूव करता है, जैसे एक लाइन है, ठीक है, ये समझो एक चेन है, ठीक है, इस पे इधर एक tRNA, इधर एक tRNA, इधर एक tRNA और इधर एक rRNA। अब ये जो tRNA इसका तो काम हो गया, तो इसको निकालने के लिए ना इधर rRNA आएगा, ठीक है, rRNA इधर आया, इसको निकाल दिया। अब ये जगह खाली, तो ये जगह पे एक नया tRNA आ सकता है, तो ये क्या करता है, इधर से खसक जाता है, इधर जाता है, अब बोलता है इसको निकाल दो। अब ये निकल गया, इधर एक नया आ गया, अब इधर का जो निकला हुआ है अब इधर खाली जगह हो गई, अभी आगे जाएगा, ऐसे ये मूव करता रहता है पूरे चेन पे। जहाँ भी इसको खाली जगह दिखेगी ना कि नहीं इधर बैठा हुआ है लेकिन कुछ काम का नहीं है tRNA, तो वो उस जगह पे जाता है और उस जगह पे जाके जो tRNA है उसको निकाल देता है। तो इनडायरेक्टली ये जो काम करता है ये निकालने का काम करता है, किसको, एम्प्टी tRNA को चेन पे से निकालने का काम करता है। अब जैसे ही ये काम करते टाइम पे मूव करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ लोकेशन। इसलिए थर्ड प्रोसेस जहाँ पे rRNA मूव करता है अलोंग द चेन इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। अब ये जो पूरा पार्ट मैंने समझाया ना, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको एक फ्लो में समझा रहा हूँ। सब फिगर यहाँ पे ही है, सब फिगर यहाँ पे ही है, और ये जो प्रोटीन बनता है ना ये कहाँ पे बनता है, साइटोप्लाज्म में बनता है, और उधर ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेव हो जाता है, ठीक है। अब ये पूरे प्रोसेस को मैं शॉर्ट में बताता हूँ। देखो DNA एक हेल्प करता है किसको, RNA को बनाने के लिए, बट RNA को उसके पास जाना पड़ेगा हेल्प लेने के लिए। तो RNA साइटोप्लाज्म से जाता है न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस में जाने के बाद न्यूक्लियस में होता है DNA। ये देखो DNA के एक पार्ट को जूम किया मैंने अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। अब इन दो स्ट्रैंड थे, दोनों में से कितने स्ट्रैंड यूज हुए, ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड। मैं ऊपर वाले भी ले सकता था, नीचे वाले भी ले सकता था। उसके बाद मैंने क्या किया, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन था उसको कॉपी करूंगा। कौन कॉपी करता है, mRNA, जिसका नाम है मैसेंजर RNA। अब ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉपी करते टाइम पे उसका उल्टा पेयर बनाता है जिसको बोलते हैं एंटीकोडॉन। अब जैसे ये एंटीकोडॉन कॉपी हो गया, काम हो गया, अब निकलते इधर से तो वो वापस जाता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। अब ये जो प्रोसेस था इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब साइटोप्लाज्म में जाने के बाद इसके पास चेन है,
जिसपे कोड्स है। अब ये कोड को कोई ट्रांसलेट करने वाला भी तो चाहिए। ये कोड किसका था? डीएनए का। बट अब इसको ट्रांसलेट कौन करेगा? एक आरएनए जिसका नाम है टीआरएनए। टीआरएनए को बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है? ये 3-3 के पेयर में लेके आता है। इसके लिए इसको नाम दिया है ट्रिपलेट कोडॉन। अब ये 3-3 के पेयर पे आता है, पेयर बनाता है। जैसे पेयर बनाता है ना, इसके पास एक अमीनो एसिड होता है जो रिलीज हो जाता है। अब ये जो अमीनो एसिड है एक नहीं होता, ऐसे तो बहुत सारे टीआरएनए होते हैं, बहुत सारे कोड्स होते हैं, तो बहुत सारे अमीनो एसिड रिलीज होते हैं, वो एक चेन बनाता है। अब ये जो चेन है, इसी चेन ऑफ अमीनो एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन। मतलब इनडायरेक्टली क्या बन गया? प्रोटीन। अभी जो प्रोटीन बन गया है तो प्रोसेस खत्म। हाँ खत्म। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या पता है? अगर ये टीआरएनए इधर ही बैठा हुआ है, इसका तो काम हो गया, अब इसको कोई उठाने वाला चाहिए। तो उठाने के लिए लास्ट में आता है आरआरएनए। आरआरएनए क्या बोलता है? देख तेरा काम हो गया ना, अमीनो एसिड निकाल दिया, अब तू जा वापस से अमीनो एसिड लेके आएगा, वापस से बैठ। ठीक है, तो ये अब इसको निकालने का काम कर। निकालने के लिए इसको पूरे चेन पे मूव करना पड़ता है। इन शॉर्ट लोकेशन चेंज करनी पड़ती है, इसलिए ये प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। पूरे प्रोटीन सिंथेसिस को हमने शॉर्ट में पढ़ा है। इससे ज़्यादा कंसाइज फॉर्म में हम लोग पढ़ सकते हैं, बट ये वाला जो पार्ट है इसके बाहर से आपको कुछ नहीं आएगा। जितना भी है इसमें से ही आएगा, इसके बाहर से आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं। अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद मैं वापस से आता हूँ, पूरे चैप्टर का रिकैप देता हूँ और फिर अपन वाइंड अप कर सकते हैं लेक्चर के साथ। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। A few moments later. चलिए बच्चों, वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। एक बार शॉर्ट में वापस है। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी होता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। डीएनए या आरएनए, ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। वही प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। अब ये जो सेकेंड पार्ट में नहीं दिखता होगा, आई गेस डीएनए लिखा है। डीएनए को एक्सप्लेन किया हम लोग ने। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जिनके अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है, जिनको हम लोग कोडॉन भी बोलते हैं। कोडॉन के 4 नाम पढ़े, ATCG, एडिनाइन, थाइमाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन। ये 4 नाम के साथ साथ हम लोग ने एक एक्स्ट्रा पढ़ा था यू। क्यों पढ़ा था? क्योंकि यहाँ पे काम आया। ठीक है, अब यू जो था उसका नाम था यूरासिल। यूरासिल सिर्फ आरएनए के अंदर होगा, वो हम लोग आगे पढ़े। आगे क्या पढ़ा हम लोग ने? ये जो डीएनए है इसका मेन फंक्शन क्या है? ये ना हेल्प करता है किसको? आरएनए को। किसके लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। तो प्रोटीन बनता कैसे है वो हम लोग ने पढ़ा। डीएनए के पास जाता है आरएनए, मतलब आरएनए साइटोप्लाज्म से जाता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जाने के बाद एक स्ट्रैंड का कॉपी करता है मटेरियल, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन था, कोडॉन कॉपी करता है, इसलिए उसको एंटी कोडॉन बोलते हैं। बट कॉपी करते टाइम पे टी के जगह पे क्या होता है? यू। बस इतना ही। सारा मटेरियल कॉपी करके कहाँ पे आ गया? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आने के बाद टीआरएनए आता है, अमीनो एसिड निकालता है। अमीनो एसिड की चेन को ही क्या बोला जाता है? प्रोटीन। जहाँ पे हमारा पूरा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। अच्छे से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अच्छे से समझिए। अगर नहीं समझा है रिवाइंड करके आप वापस देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।